आपसी रंजिश हो रहा हो या कुछ ना कुछ ऐसा पहले से ही हो रहा हो, तभी एक ताकतवर साम्राज्य का नींव रखता है। तो उसी तरह गुप्त साम्राज्य उस समय का परिस्थिति समझिए किस तरह का परिस्थिति था, कौन कौन था। फिर पार्थियन लोग का जो है, चीनी पार्थियन लोग का लड़ाई की, अभी आगे हम लोग इसी के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे श्री गुप्त से लेके समुद्रगुप्त तक हम लोग आज देखेंगे, और कल देखेंगे चंद्रगुप्त से लेके स्कंदगुप्त तक, क्योंकि इधर वाला रूलर इंपॉर्टेंट रहा है। कल को ये तीनों रोम के साथ गुप्त साम्राज्य का व्यापार चलता था। ठीक है, व्यापार में भी गुप्त साम्राज्य आगे थे। ठीक है, इसीलिए इसको स्वर्ण युग का संज्ञा दिया गया। अभी धीरे धीरे आगे करेंगे, देखेंगे कितना कुछ स्वर्ण गुप्त साम्राज्य में बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि यदि आप पार्ट 1 में कहीं छात्र यदि है तो पार्ट 1 में ही आपको फ्रांस की क्रांति देखने को मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति में आप नेपोलियन के बारे में बहुत अच्छा तरीका से सीखे होंगे कि नेपोलियन उस जमाने में क्या रोल प्ले करता था। 1800 के आसपास का बात कर रहे हैं। ठीक है, 1815 से पहले 1789 के बाद। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज का वीडियो जो है बहुत लंबा रहने वाला है, शायद नहीं लंबा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जितना मिनट का हम लोग बनाते हैं उतना मिनट का ही रहने वाला है। जो भी मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कितना देर का वीडियो रहता है। ठीक है, 2 लाइट मिल रहा होगा आपको, एक यहाँ पे लाइट मिल रहा होगा, एक यहाँ पे लाइट मिल रहा होगा, पहले ही बता रहे हैं। तो उसको देख के घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। वहां पे जो नहीं दिख रहा है, धुंधले धुंधले टाइप का थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो उसको जब बताने के क्रम में जब बोलेंगे तो वो दोनों क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उतना कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बल्ब का एडजस्टमेंट सही तरीका से हो नहीं पा रहा, कुछ कुछ करने का नया नया ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बल्ब का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, आज हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। कल हम लोग देखे थे गुप्त साम्राज्य का स्रोत देखे थे। जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में सबसे पहले टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहां पे जो है अलग अलग तरह का जो है हम आपको देते रहते हैं, बीच बीच में कुछ कुछ देते रहते हैं पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे स्रोत का यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ही बताए थे, टेलीग्राम में पूरा का पूरा भेज दिए थे। ठीक है तो जो भी नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम में पहले जुड़ जाइए, तब मजा आएगा, तब दोनों तरफ से तब पढ़ाई होगा। ठीक है, कल हम लोग स्रोत देखे थे। स्रोत में उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब समझ गए होंगे। स्रोत में पूरा तात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण में फायन होएंसंग। ठीक है, उसका साहित्यिक में बहुत तरह तरह का देखे, कालिदास का बहुत सारा रचना, 8 गो टोटल रचना कालिदास का हम लोग देखे थे। उसके बाद कुछ कुछ हरिसेन का अलग अलग तरह का देखे थे। फिर मंदिर निर्माण कला में, मतलब कि स्थापत्य कला में स्तंभ लेख मिल रहा था, अभिलेख मिल रहा था, प्रशस्ति अभिलेख मिल रहा था। फिर देखे मंदिर मिल रहा था, फिर देखे गुफा मिल रहा है। तो ये सब चीज से हम लोग को गुप्त साम्राज्य का जानकारी हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्रोत के बारे में तो कल ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे मैनलैंड के ऊपर, गुप्त साम्राज्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य देखिए, सबसे पहले क्या ना कि गुप्त साम्राज्य उत्पन्न कैसे हो गया, पहले उसका परिस्थिति हम लोग समझते हैं। गुप्त साम्राज्य का आगमन कैसे हुआ, गुप्त साम्राज्य उदय कैसे हुआ गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। हालांकि यहाँ पे वो उसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एकदम बढ़ने के क्रम में सब कुछ देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक रहना है। समझ में आ ही गया होगा कि आज को क्या रहने वाला है। ठीक है, एकदम शुरू से लास्ट तक बिना स्किप के रहना है। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके बता सकते हैं कि क्या पसंद नहीं आया। और यदि काम का लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पे क्या था कि मौर्योत्तर काल के बाद, हम जैसा कि बताए थे आपको, मौर्योत्तर काल के बाद अलग अलग राजा लोग जो है अपना आधिपत्य जमा रहा था। बहुत सारा विदेशी आक्रमण आ रहा था, जैसे कि हम लोग पढ़े थे शक, पार्थियन, तो ये सब का आना हो रहा था। तो उस सब का टाइम में बहुत दिन तक शकों ने शासन किया, लेकिन ऐसा ऐसा बार बार मोड़ आ रहा था कि वो लोग पूरा का पूरा अस्थायी रूप से शासन नहीं कर पा रहा था कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, ऐसा घेरे रहता था। तो शक बहुत लंबा टाइम पीरियड तक शक शासन किया, 5 गो अलग अलग राज्यों में बट गया था। हम आपको बताए भी थे कि कहाँ कहाँ बटा था। ठीक है, रिवीजन बीच बीच में आप लोग करते रहिए जो भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे से इंटरलिंक करके हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, हर एक हर एक टॉपिक को मजेदार तरीका से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। ये वाला क्लास 19 है, क्लास 19 है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि बीपीएससी और बीए पार्ट 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीएससी और बीए पार्ट 1 दोनों स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, जो भी इसका एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी का, और जो बीए पार्ट 1 में वो भी। वहां से ही आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर मिल जाएगा, और आंसर लंबा सब्जेक्टिव आंसर भी आप खुद से लिख सकते हैं, यदि पूरा का पूरा वीडियो यदि सुना होगा तो। ठीक है, हाँ तो क्या बात कर रहे थे, क्लास 19 चल रहा है ना, तो इसीलिए आप लोग हर वीडियो एक के पीछे एक वीडियो, हर वीडियो
जितना भी पब्लिश होता है लगातार सब वीडियो देखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। एक दिन छोड़ के दूसरा देख लिए, फिर उस दिन देख लिए, तो वैसे में समझ में नहीं आएगा। हर दिन जैसे कि कॉलेज में क्लास होता है, जैसे स्कूल में क्लास होता है, उसी तरह यहाँ पे भी क्लास उसी तरह का होता है, ठीक है। हर दिन आपको वीडियो देखना होगा, तब ये ज्यादा बेटर तरीका से समझ आएगा। हाँ, तो शक और कुषाण बहुत समय तक शासन कर रहा था, मौर्योत्तर काल के बाद का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब कुषाण पीरियड जब खत्म हो जाता है, तो कुषाण पीरियड खत्म होने के बाद कुछ देसी रियासत वहां शासन करने लगते हैं। उसके बाद आप देखिएगा नागवंश का उत्थान होता है। नागवंश नागवंश कौन? नागवंश वो नहीं जो नागदशक वो लोग जो था वो नहीं, कुबेर नागा सबका हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कलिंग वाला एरिया का बात कर रहे हैं। तो वो सब एरिया में वो सब का विकास हो रहा था और वो आपस में लड़ाई करके धीरे धीरे टूट रहा था। तो ये गुप्त साम्राज्य का उस टाइम पे ही उदय होता है, जब देखा जाता है कि सब आपसी में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि कोई भी बड़ा साम्राज्य तब निर्मित होता है जब वहां का वहां का जो भूमि है, उस भूमि पर पहले से ही कुछ ना कुछ युद्ध हो रहा हो, आपसी रंजिश हो रहा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा पहले से ही हो रहा हो, तभी एक ताकतवर साम्राज्य का नींव रखता है। तो उसी तरह गुप्त साम्राज्य उस समय का परिस्थिति समझ गए, किस तरह का परिस्थिति था, कौन कौन था। फिर पार्थियन लोग का जो है, चीनी पार्थियन लोग का लड़ाई संघर्ष स्टार्ट हो गया, तो वो लोग अपने में बिजी हो गए। तो वो सब सिचुएशन में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऐसा सिचुएशन में यदि कोई सत्ता कोई साम्राज्य का स्थापना होगा तो वो बहुत लंबे समय तक जाएगा, बहुत लंबा समय सफर तय करेगा। वो क्यों? क्योंकि उसको चुनौती देने वाला वैसा कोई शक्ति ही नहीं रहेगा उस भूमि पर जो कि चुनौती दे पाए उस साम्राज्य को। तो गुप्त साम्राज्य वैसा ही साम्राज्य था जिसको कि चुनौती कोई नहीं दे पाया, ठीक है। इसके राजा बहुत दिग्गज 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 राजा राजा रह चुके हैं इसके शासनकाल में, पूरा पूरा गुप्त साम्राज्य में। इसका टोटल अपन लोग 3 वीडियो कवर करेंगे, ठीक है। 3 या 4 वीडियो, जिसमें कि पहला वीडियो शुरुआत का था, वो तो हम लोग कर ही चुके हैं। आज को दूसरा वीडियो, आज को हम लोग 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे फिर से 4 राजा के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा वीडियो में देखेंगे इसका पतन। पतन देखेंगे, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आता है क्या कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल एक स्वर्णिम युग की तरह है। इसका विवरण करें, या फिर सीधे क्वेश्चन आ सकता है गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग की तरह आप कैसे मानते हैं, ठीक है। ये एक बहुत लंबा आंसर रहेगा इस सब का। तो उसके लिए हमको हर हर पक्ष में उसके लिए हम लोग को देखना होगा, राजनीतिक फील्ड में देखना होगा, समाज के क्षेत्र में देखना होगा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखना होगा, सेना के क्षेत्र में देखना होगा, फिर साइंस एंड टेक प्रौद्योगिकी। ताज्जुब वाली बात तो ये है कि ये एक ऐसा साम्राज्य रहा है, इसमें हर क्षेत्र में विकास करने का प्रयास किया गया। चाहे वो राजनीतिक का बात कर ले, राजनीतिक का बात कर ले, चाहे वो वास्तुकला का बात कर ले, चाहे मंदिर निर्माण कला का बात कर ले, चाहे जो है साइंस एंड टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात कर ले, चाहे चिकित्सा की बात कर ले, सब में सब में गुप्त साम्राज्य अपने जमाने में, उस जमाने में अव्वल दर्जा पर था। तो अभी से ही स्टार्टिंग आपका उस चीज का आंसर का क्वेश्चन हम बता रहे हैं क्या कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग के रूप में क्यों देखा जाता है, तो अभी से ही उसका आंसर स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम जो भी बोल रहे हैं सब उसी का आंसर है, आप लोग को बस सही वे में सिस्टमेटिक वे में उसको लिखना है। आपका यही क्वेश्चन रहा, इसको लिख के टेलीग्राम में सबमिट कीजिए, ठीक है। तो ये उसके पहले का परिस्थिति क्या था, गुप्त साम्राज्य के पहले का परिस्थिति। आई होप कि तो आपको अंडरस्टैंड आपको करने में सही लग रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं इधर, तो गुप्त साम्राज्य का हो गया आपका जाके सत्ता में आ गया गुप्त साम्राज्य 319 से लेके 467। ये डेट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहीं की डेट एंशियंट हिस्ट्री का डेट इधर उधर रहता ही है, 19 कहीं 20 भी दिखेगा। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का इतना बड़ा शासन पीरियड रहा है। इस शासन पीरियड के दौरान इस शासन पीरियड के दौरान बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा राजा के द्वारा, बहुत सारा उपाधियां, बहुत सारा राजा के द्वारा, बहुत सारा दूसरे जगह पे क्षेत्र पर अधिकार, बहुत सब कुछ इस पूरे टाइम पीरियड पे होता है, जो कि हम लोग आने वाला 4 वीडियो में आराम से सब कुछ देख लेंगे। हर एक वीडियो के बाद एक वीडियो आप लोग देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। जो भी पहले 19 वीडियो नहीं देखे, पहले वो 19 वीडियो भी देख लीजिए, तब ज्यादा बेहतर तरीका समझ आएगा। हम लोग पाषाण काल से चल रहे हैं और क्लास 19 आते आते हम लोग मगध साम्राज्य पे पहुंच गए, सॉरी गुप्त साम्राज्य के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं। मगध वगध सब खत्म हो चुका है। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा उसका फिर देखेंगे हम लोग का छूटा क्या क्या, क्योंकि बहुत कुछ छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही ना। तो फिर हम लोग बिहार के संदर्भ से एक बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक बार असली वाला संदर्भ से हिस्ट्री पढ़ेगा, मतलब मैन हिस्ट्री, ठीक है। जो भी क्लास 1 से कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, चौथी सदी में उदय हुआ ये जो गुप्त साम्राज्य है, ये चौथी सदी में उदय हुआ। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए, ठीक है।
53 या 54वां बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां पे सदी के टर्म में ही क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त साम्राज्य का सदी बताइए कब से कब तक था। ठीक है, तो वो होगा चौथी शताब्दी। यहाँ देख सकते हैं 319, 300 से जैसे पार किया मतलब कि पहुंच गया फोर में। ये बात हो रहा है एडी का, ईस्वी का बात हो रहा है, बीसी का बात हम लोग खत्म कर चुके हैं। कुषाण के टाइम पीरियड से हम लोग एडी में पहुंच चुके हैं। उसके पहले हम लोग बीसी में बात किया करते थे कि फलना है बीसी, हाँ 24 बीसी में ये हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं एडी के ऊपर। तो चौथी सदी में उदय, आपको बोले हैं क्वेश्चन बैंक खरीद लेने के लिए, जो भी है क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदिए यदि इसका टारगेट लेके चलते हैं तो, या फिर जो एग्जाम का टारगेट आप लेके चलते हैं पहले उसका क्वेश्चन बैंक खरीदिए, सामने क्वेश्चन बैंक अति सॉरी क्वेश्चन बैंक खरीदिए और सिलेबस खरीदिए। ठीक है, दोनों को सामने रखिए कि हाँ क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चौथी सदी में इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पे स्टार्टिंग में था, ये कौशाम्बी के निकट आजू बाजू इसको खोला गया था। खोला गया था मतलब कोई स्कूल तो नहीं था, सत्ता स्थापित किया गया था कौशाम्बी के आजू बाजू गुप्त साम्राज्य का चौथी शताब्दी में। ठीक है, संस्थापक देख लीजिए, संस्थापक पता ही होगा, श्रीगुप्त है संस्थापक इनके, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन लेकिन रिद्धसौर अभिलेख में घटोत्कच को बोला जाता है या प्रथम शासक घटोत्कच रहा है। ठीक है, ये देखिए प्रभावती के पुनः अभिलेख के अनुसार, हम लोग बहुत सारा स्रोत व्रोत पढ़ चुके हैं और हम ये भी बोले थे कि स्रोत को याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग स्रोत के माध्यम से ही पढ़ते चलेंगे। राजा के पहले हम लोग थोड़ा पहले स्रोत देख लेंगे। ठीक है, जानकारी प्रभावती पुनः अभिलेख, क्या जानकारी है, तो यहाँ पर देखिए वंशावती है, वंशावली है गुप्त साम्राज्य का, क्या कौन आया गया वो उसके बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले श्रीगुप्त, इसके बगल में हम ये लिखे हुए कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या जानने लायक बात है एक वर्ड में। ठीक है, श्रीगुप्त देखिए, श्रीगुप्त सबसे पहला संस्थापक श्रीगुप्त, जिसको कि आदिराज और महाराज इसकी उपाधि, इसको उपाधियों का काल बोला जाता है, गुप्त काल को उपाधियों का काल बोला जाता है। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले ही दे चुके हैं, क्वेश्चन था आप लोग का। तो गुप्त काल को उपाधियों का काल क्यों कहा जाता है, आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, या फिर धीरे धीरे हम पढ़ाते चलेंगे सब सब राजा के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में इसको उपाधियों का काल कहा ही जाता होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले श्रीगुप्त, श्रीगुप्त ने उपाधि लिए हुआ है आदिराज और महाराज का, श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच उपाधि है महाराजा का। प्रभावती एवं रिद्धपुर अभिलेख के अनुसार, प्रभावती और रिद्धपुर अभिलेख के अनुसार गुप्त साम्राज्य का ये पहला संस्थापक रहा है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में ये रहे कि रिद्धपुर के अनुसार गुप्त साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर होगा घटोत्कच। लेकिन यदि सीधे सीधे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तब तो श्रीगुप्त होगा, क्योंकि इसी को इसी को अधिक मान्यता मिला हुआ है श्रीगुप्त को, इसीलिए श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि यदि रिद्धपुर का बात कर दिया जाए, रिद्धपुर जिक्र कर दिया जाए, तो फिर उसका आंसर घटोत्कच हो जाएगा। ठीक है, जो कि महाराज का उपाधि धारण किए हुए थे। उसका देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, दो चंद्रगुप्त आएंगे, एक चंद्रगुप्त प्रथम, एक चंद्रगुप्त द्वितीय, और एक चंद्रगुप्त मौर्य है, वो दूसरा, वो मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के राजा। ठीक है, कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री, उनके राजा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम दूसरा बंदा है जो कि गुप्त साम्राज्य का, वो मौर्य वंश का था, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग होता है, हमको खुद होता था अब नहीं होता। चंद्रगुप्त प्रथम, इसको महाराजा धीराज, ये खुद को उपाधि महाराजा धीराज, ये है वास्तविक संस्थापक। ये कौन है वास्तविक संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक क्या हुआ ना कि एक वैसा बंदा जो कि सिर्फ संस्थापक कर दिया कि हाँ चलो नाम रख दिया, उसके बाद एक ऐसा बंदा होता है जो कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता हर एक फील्ड में, चाहे वो राजनीति की बात करे, चाहे वो आर्थिक का बात करे, सामाजिक का बात करे, सैन्य की बात करे, तो उसको बोलता है वास्तविक संस्थापक। जैसे कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ स्थापना कर दिया बस, इल्तुतमिश व्यापक पैमाने पे किया। ठीक है, तो वही मतलब वास्तविक का मतलब वही होता है कि व्यापक पैमाने पे कौन किया उसका। बहुत जगह पे वास्तविक और मैन दोनों अलग अलग बंदा रहता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो कि संस्थापक है वही वास्तविक संस्थापक भी होगा। ये बात का ध्यान देना, जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को जब टिक करेंगे तो पहले अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लेना है कि वास्तविक पूछा है या सिर्फ संस्थापक पूछा है। ठीक है, समुद्रगुप्त, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बैंक आप उल्टा करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसको कि पराक्रमांक कहा जाता है, पराक्रम, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, उसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, भारत का नेपोलियन हम लोग अभी आगे देखेंगे।
क्योंकि समुद्रगुप्त हम लोग आज ही करने वाले हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक और भारत का नेपोलियन, इसका मतलब साहसी होता है, सीधा सीधी बात ये है, पराक्रमी, वीर। उसका आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि क्या है? विक्रमादित्य का उपाधि, या विक्रमांक। फायान आया था इसके दरबार में, कौन आया था? इसके दरबार में बहुत इंपॉर्टेंट यात्री फायान आया था, ठीक है। उसके बाद कुमार गुप्त, जो कि महेंद्र दैत्य कहलाता है। ये सब उपाधि है इन लोग की, ठीक है। उसके बाद स्कंदगुप्त, जिसको कि क्रमादित्य। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का कि हुनों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा कालक्रम, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो ये रूलर सब है, रूलर याद हो गया होगा आपको, क्योंकि अभी आगे हम लोग इसी के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे श्रीगुप्त से लेके समुद्रगुप्त तक हम लोग आज देखेंगे, और कल देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से लेके स्कंदगुप्त तक, क्योंकि इधर वाला रूलर इंपॉर्टेंट रहा है। कल को ये तीनों रूलर को बताने में ही 40 मिनट खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग सिर्फ ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आएगा समुद्रगुप्त, उसके बाद आएगा विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ये रहा आपका जाके रूलर का सिस्टमैटिक ढंग से विस्तार, मतलब कि अब हम लोग देखते हैं क्या कि पर्टिकुलर रूलर के बारे में एक अलग से हम लोग चर्चा करते हैं कि किसके रूलर के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, हम लोग क्या उससे सीख सकते हैं, या उससे क्या पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है। श्रीगुप्त देखिए, श्रीगुप्त से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। श्रीगुप्त बस ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मौर्य वंश का, सॉरी बार बार मौर्य आ जाता है, गुप्त साम्राज्य का नाम लेते हैं, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है श्रीगुप्त। बस इसके इनके बारे में उतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है। उसका घटोत्कच का टाइम आता है, तो घटोत्कच हम बताएं रितपुर अभिलेख। रितपुर अभिलेख से पता ये चलता है कि गुप्त साम्राज्य का जो है ये संस्थापक रह चुके हैं, ठीक है। रितपुर का अभिलेख जो कि हम लोग यहाँ पे चर्चा भी किए हुए, रितपुर। यहाँ पे जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिनको बल्ब थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वो हम बोल के पूरा कर चुके हैं आप लोग। हो सकता है तो वहां पे स्पीड को थोड़ा सा स्लो करके आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। घटोत्कच हो गया, और ये धीरे धीरे बल्ब वाला सिस्टम को चेंज कर देंगे। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करते रहिए कि हाँ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके तरफ से भी थोड़ा मेहनत झलकना चाहिए, तब हम बहुत कुछ कर देंगे, ठीक है। मेहनत दोनों तरफ से होना चाहिए। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी मेरे लिए मेहनत करना होगा, वो चीज पढ़ना होगा। हम जो क्वेश्चन दिए उसको बताना होगा। उसको कमेंट में लिखिए, टेलीग्राम में लिखिए। जैसे कल को फाइयान का पुस्तक का नाम लिखने दिए थे, अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, ठीक है। अभी भी कल के लिए वो क्वेश्चन फिर से रहने देते हैं, ठीक है। कल का होमवर्क रह गया फाइयान का पुस्तक लिखना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए अगर ये फायदेमंद आप लोग को लग रहा है तो। उसका देखिए चंद्रगुप्त प्रथम आता है। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम तो 319-20 में गुप्त संवत आरंभ किया। ये जो है ना, 300 सबसे पहला काम तो ये किया, इनके द्वारा किया गया कि ये गुप्त संवत का आरंभ करता है। और ये बोला जाता है कि ये गुप्त संवत का आरंभ जो है ना, अपना अपना जो गद्दी जो प्राप्त किया, इसको क्या बोलता है? राज्याभिषेक बोलता है। अपना राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक को दर्शाया गया। गुप्त संवत स्टार्ट किया राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया, ठीक है। राजधानी इनका रहा है पाटलिपुत्र। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। बिहार स्पेशल में हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रह चुका है। ये जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य आप समझिए कि बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, आधुनिक बिहार, गंगा 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 घाटी का मैदान, ठीक है, इंडो गंगा घाटी का मैदान, ये सब पूरा एरिया में फैला हुआ था आपका जाके गुप्त साम्राज्य। तो इसीलिए जाहिर सी बात है बिहार स्पेशल में हम लोग को ये वाला पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें पूरा बिहार भी कैप्चर होता है, इसमें गंगा के रीजन भी कैप्चर होता है, जो कि हम लोग जो चीज के लिए पढ़ रहे हैं उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब, ठीक है। तो राजधानी इसका पाटलिपुत्र हो गया। उसका देखिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका विवाह होता है। लिच्छवी कौन? नेपाल, नेपाल की लिच्छवी राजकुमारी के साथ इनका विवाह होता है चंद्रगुप्त प्रथम का। इनके बारे में बस इतना ही कुछ जानने लायक बात है। अब हम लोग चलते हैं समुद्रगुप्त के ऊपर, जिसके बारे में ज्यादा कुछ जानने लायक बात है, या फिर जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम से उतना कुछ नहीं आएगा। चौथा नंबर का रूलर आएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से लेकर 375 एडी, ठीक है। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से लेकर 375 एडी, ये इंपॉर्टेंट रूलर गुप्त साम्राज्य में रहते हैं।
अब यहाँ से गुप्त साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण होगा, इंपॉर्टेंट रूलर का मतलब कि आगमन होगा कि किस प्रकार इंपॉर्टेंट होगा। अभी हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि समुद्रगुप्त किस तरह का इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, सबसे पहला बात तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बता पराक्रमांक भारत का नेपोलियन। ठीक है, समुद्रगुप्त अशोक के जस्ट अपोजिट काम करने वाला बंदा था। ठीक है, अशोक जैसा कि धम्म का नीति जो अहिंसा अहिंसा ना करने के ऊपर जो बल दिया हुआ था कि हिंसा हिंसा में कुछ नहीं रखा, सब मिलजुल के रहो, मेल जोल करके रहो, वैसा थॉट रखने वाले अशोक का जस्ट उल्टा काम समुद्रगुप्त करते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत, इसीलिए इनको अशोक के विपरीत कहा जाता है, क्योंकि ये हर प्रवृत्ति में, हर स्थिति में युद्ध के लिए रेडी, युद्ध के लिए तैयार कि हाँ चलो मार करते हैं, चलो यहाँ लूटते हैं, मतलब कि यहाँ हथियाते हैं, वहां करते हैं। तो इनके द्वारा जो है बहुत सारा क्षेत्र को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया, क्योंकि एक तरह से इनको लड़ाका गुप्त सम्राट आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, क्योंकि इनके समय में बहुत सारा अलग अलग क्षेत्र को इनके आधिपत्य कर लिया गया। ठीक है, इसीलिए अशोक के विपरीत काम, अगर आपके पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य में ऐसा कौन सा शासक है जो अशोक के गुण के विपरीत कार्य करने वाले रहे हैं, तो वो होगा समुद्रगुप्त। क्यों? क्योंकि बता ही दिए, क्योंकि ये हिंसा पे जोर देते हैं और अशोक जो है अहिंसा पर जोर देता है। ठीक है, उसका देखिए प्रसिद्ध कवि हरिसेन, हरिसेन इनके दरबार के कवि रहे हैं। हरिसेन जो कि प्रयाग प्रशस्ति भी लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो कि हम लोग कल ही देख रहे थे कि प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गुप्त साम्राज्य का, हम लोग इतिहास को पढ़ना चाहे तो। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जो है ना, समुद्रगुप्त का चर्चा है, समुद्रगुप्त का प्रशंसा है। क्यों प्रशंसा? कल ही बताए थे कि जो भी कवि या फिर साहित्यिक जो जिसके दरबार में रहेगा वो उसका प्रशंसा ही लिखेगा, अधिकतर टाइम तो प्रशंसा ही लिखेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप पहले का क्वेश्चन उल्टा करके देखिए। ठीक है, मतलब कि लगभग 50-52, 53 बीपीएससी, उसके बाद 52 बीपीएससी, ये सब का क्वेश्चन पलटा करके देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बुक और ऑथर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग को देखना है, ध्यान देना है कि कौन किसके द्वारा बनाया गया था, नहीं बनाया गया था, क्योंकि ये वाला पैटर्न अभी भी फॉलो होता है, अभी भी बहुत सारा किताब के बारे में पूछ लिया जाता है। तो प्रसिद्ध कवि जो हरिसेन है वो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि रहे हैं, और इन्हीं के दरबारी में प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया गया, जो कि गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्रोत। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी कराया गया, इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ, जीते हुए प्रदेश को अपना सफलता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ इनके द्वारा कराया गया। ठीक है, और भी महान महान काम किया गया, भी आगे आगे धीरे हम लोग करते पढ़ देंगे। ठीक है, उसके ज्यादा सिक्कों की इनका बात करें तो ठीक है, सिक्कों में, सिक्का में इनको जो है एक विद्वान व्यक्ति, एक संगीत प्रेमी व्यक्ति, एक साहित्यिक, ठीक है, और एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, मतलब इतना, मतलब कवि, योद्धा, संगीतकार, शिक्षा का संरक्षक, इन सब को उसका सिक्का का थीम रहता था। ठीक है, मतलब कि ये सब जो है उसका सिक्का में अंकित रहता था, किसी को गुदवाया जाता था, कोई चीज का फोटो होता था या फिर कुछ लिखा हुआ होता था। लेकिन निरूपण यही चीज को करता है कि समुद्रगुप्त एक योद्धा रह चुके हैं, एक संगीतकार रह चुके हैं, एक शिक्षा का संरक्षक रह चुके हैं। ऐसा क्यों बोला गया, अभी हम लोग आगे भी इस चीज को करेंगे। ठीक है, देखिए गरुड़, सिक्का की बात करें तो सिक्का कितना तरह का समुद्रगुप्त के द्वारा चलाया गया था, तो इतना तरह का सिक्का था। ठीक है, इसमें बहुत सारा उस उपाधि भी धारण किया था। गरुड़, गरुड़ देखिए, गरुड़ क्या है, गरुड़ एक सिक्का है। ठीक है, सिक्का जिसमें कि माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य में राजमुहर के रूप में गरुड़ों का ही प्रयोग किया जाता है, किया जाता होगा। ठीक है, क्योंकि जब रोम के साथ इन लोग का व्यापार चलता था, आपको पता होगा, नहीं नहीं पता होगा क्योंकि नहीं बताया, अभी पता चल जाएगा। रोम के साथ गुप्त साम्राज्य का व्यापार चलता था। ठीक है, व्यापार में भी गुप्त साम्राज्य आगे थे। ठीक है, इसीलिए इसको स्वर्ण युग का संज्ञा दिया गया। अभी धीरे धीरे आगे करेंगे, देखेंगे कितना कुछ स्वर्ण गुप्त साम्राज्य में बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, तो रोम के साथ जब आयात निर्यात होता था तो गरुड़ एक राज्य चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसीलिए इतिहासकार का मानना है कि गरुड़ जो है गुप्त साम्राज्य का राज्य के चिन्ह रहा होगा। उसका देखिए धनुर्धर, उसका देखिए परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, वीणा सवन, यहाँ पे आप जितना भी आप पढ़िएगा आप लोग को सब लगेगा कि ये तो ताकतवर, साहसी, पराक्रमी जैसा सब कुछ नाम है। ठीक है, जैसे कि देखिए कैसा कैसा नाम है, गरुड़, ठीक है, उड़ने वाला, धनुर्धर, धनुर्धर, परशु, फरसा चलाने वाला, ठीक है, अश्वमेघ, यज्ञ करने वाला, व्याघ्रहंता, बाघ को मारने वाला, वीणा सावन, ठीक है, वीणा अथी करने वाला, बजाने वाला। तो एक वीणा सावन को छोड़ के इतना कुछ देखिए, सब ताकतवर जैसा
नाम सुन के ही लग रहा है, गरुड़, परशु, धनुर्धर। ठीक है, इसमें याद करने मतलब कि ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। गरुड़, धनुर्धर, गरुड़, धनुर्धर, उसके बाद परशु, अश्वमेघ, उसके बाद व्याघ्रहंता, वीणा, सवन। ठीक है, इतना कुछ है इसका जाके सिक्का में। और सिक्का में क्या दर्शाया गया ये भी हम लोग देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरा स्लाइड के ऊपर। ये हम लोग का पहला स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड, आइए तीसरा स्लाइड। जो भी अभी तक बिना स्किप के देख रहे हैं, जिनको अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा, आप जरूर एक लाइक करके जाइए, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब को पता चलते रहता है कि ये कंटेंट सही बना रहा, अच्छा बना रहा, पसंद आएगा सबको। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है यार, मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, उसका इधर देखते हैं तीसरा में। इसने क्या किया, उत्तर में 9 राजा, ठीक है, दक्षिण में 12 राजा। उत्तर में कितना, उत्तर में 9 और दक्षिण में 12 राजा को टोटल हराया गया इनके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, इस पे बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण में कितने राजाओं को हराया गया। अब हम जितना भी क्वेश्चन बोलते हैं सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नहीं बोलते हम। ठीक है, अपने मन से हम क्वेश्चन कुछ नहीं बोलते, क्वेश्चन बैंक को हम पहले पढ़ते हैं, देखते हैं जो भी टॉपिक हमको पढ़ना है पहले उसका बारे में क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि किस किस जगह से कहाँ कहाँ कितना कितना पूछ रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पीछे का कितना आप भी उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो उत्तर में 9 राजा और दक्षिण में 12 राजा को हराया गया समुद्रगुप्त के द्वारा। उसका देखिए, अपने जीते हुए क्षेत्र का उसने 5 भाग किया, बहुत बड़ा क्षेत्र को साम्राज्य को जीत लिया ही, उसने 5 भाग किया। पांचवा भाग उसका कौन सा था, पांचवा भाग था सकर कुषाण का ही पांचवा भाग था। ठीक है, जब इसका उत्पत्ति जब हो रहा था, गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति हो रहा था, तो आपको बताया कि शक और कुषाण खत्म हो चुका था। शक और कुषाण के अवशेषों पर ही गुप्त साम्राज्य का नींव खड़ा है। ठीक है, ऐसा आप समझिए, पहले शक और कुषाण खत्म हो गया, कुषाण खत्म हो गया, तो कुषाण के अवशेष पर ही गुप्त साम्राज्य का नींव रखा गया श्री गुप्त के द्वारा। ठीक है, इसे सरस्वती का वरद पुत्र कहा जाता है। सरस्वती का वरद पुत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा वीणा वादक रहे हैं, इसके सिक्के पे वीणा बजाते हुए इनको दर्शाया भी गया है। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है ये सरस्वती के वरद पुत्र है, क्योंकि सरस्वती माता के पास वीणा, आपको पता ही होगा वीणा है उनके पास, तो इसीलिए इनके बारे में यही कहा जाता है। इसे अनुंक पवन करुणा से भरा कहा गया, इसे अनुक अनुंक पवन करुणा से भरा हुआ कहा गया। अब ये थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात है कि इसको करुणा से भरा हुआ क्यों कहा गया, इसे अनुंक पवन क्यों कहा गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर देख रहे हैं क्या कि सिक्का भी चला रहा है, तो भयानक भयानक सिक्का चला रहा है कि मतलब कि गरुड़ मारने काटने वाला, धनुर्धर, ठीक है, व्याघ्रहंता मारने काटने वाला चला रहा है, और फिर इसको वो भी कहा जा रहा है, क्या बोलता है उसको, ईरान का अति नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी उनको कहा जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसको फिर एक ही टाइम पे ये कहा जा रहा है, एक ही टाइम पे करुणा से भरा हुआ, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मेघवर्मन, क्योंकि इसका मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि होता है, मेरे टर्म में क्योंकि होता है, क्योंकि उसने मेघवर्मन को बौद्ध गया में जो है, जो भिक्षुक आए हुए थे उनके लिए आवास स्थान, विहार का स्थापना करने के लिए अनुमति दे दिया। विहार बना, मतलब कि जो बाहर से आए हुए थे बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध के संरक्षक। ठीक है, आपको पता होगा कि गुप्त साम्राज्य जो है बहुत सारा बौद्ध के संरक्षक रहे हैं। ठीक है, सिलोन के बौद्ध शासक कहाँ के थे, वो थे सिलोन के। सिलोन के बौद्ध शासक के लिए मठ विहार का स्थापना के लिए इनके द्वारा स्थापना किया गया, इसीलिए इसको अनुक पवन कहा गया, अनुक अनुंक पवन कहा गया। ठीक है, करुणा से भरा हुआ समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, अच्छा, भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया उसके बारे में बताने वाला था ना। भारत का ये अति समुद्रगुप्त का ये रवैया कि अशोक का विपरीत अहिंसा पर जोर देने वाला, क्षण क्षण भर में युद्ध करने वाला, दूर दूर जाके साम्राज्य विस्तार करने वाला, यही सब नीति के कारण एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ, डब्ल्यू ए स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन का संज्ञा दिया है। क्योंकि यदि आप पार्ट 1 में के ही छात्र यदि है, तो पार्ट 1 में ही आपको फ्रांस की क्रांति देखने को मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति में आप नेपोलियन के बारे में बहुत अच्छा तरीका से सीखे होंगे कि नेपोलियन उस जमाने में क्या रोल प्ले करता था। 1800 के आसपास का बात कर रहे हैं। ठीक है, 1815 से पहले 1789 के बाद क्या रोल प्ले करता था नेपोलियन, किस तरह आतंक था नेपोलियन का। ठीक है, तो वही रोल प्ले करता है समुद्रगुप्त, इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, उसका इधर देखते हैं, वीणा बजाते दर्शाया गया। ठीक है, तो इतना कुछ बात था समुद्रगुप्त में, जानने वाला बात इतना कुछ था। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ जानने वाला बात है नहीं, जो छोटा मोटा बात है जानने के लिए, तो वो सब तो हम धीरे धीरे करके बोलते ही रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे भी
जितना भी रूलर को हम लोग पढ़ेंगे सब इसी तरह हम लोग फ्लो में चलेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर माइंड में कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना, सब कुछ यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, जितना तरह का हम अभी पढ़े हैं हम लोग, उसमें किसी को भी अगर दिक्कत हो रहा है, आप लोग में किसी को भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत होता है। आज का क्लास ये क्लास नंबर 2 रहा था, गुप्त साम्राज्य का क्लास नंबर 2 है। और 3 4 हम बोले क्या कि अगला का 4 रूलर समुद्रगुप्त हम लोग कर लिए, कल हम लोग ये तीनों करेंगे। ठीक है, उसका चौथा में पतन वतन को देखेंगे हम लोग। तो उतना कुछ हम लोग करेंगे, 4 वीडियो गुप्त साम्राज्य 4 वीडियो में खत्म। तो ऐसा पढ़ना है हम लोग को कि हम लोग को आगे कहीं भी दिक्कत ना हो, ऐसा पढ़ना है कि दूसरा को पढ़ा सके। समझ में आया? आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना भी यहाँ पे हैं जुड़े हुए, ठीक है, आपको किसी के बारे में कुछ भी 2 वर्ड अगर बोलने के लिए आ जाए तो आप बोल सकते हैं। हालांकि इस सब के बारे में नहीं बोलना है, क्योंकि इस सब के बारे में जानकारी कुछ जो प्राप्त होगा वही ना बोलेगा, जो और क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। किताब भी ज्यादा कुछ वर्णन इस सब के बारे में किया नहीं है, और हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग है नहीं। क्या छोड़ना है हम आपको पहले ही सिलेबस के टाइम ही बताए थे कि क्या छोड़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। समुद्रगुप्त से आप क्वेश्चन बैंक एक बार उल्टा करके देख लिए, समुद्रगुप्त से कब कहाँ कहाँ पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या सीन है नहीं है। अब हम लोग मिलेंगे कल को, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे बारात पब्लिक है। ठीक है, ये चैनल का नाम आप लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगता है? बारात पब्लिक, BAARAT। ठीक है, आप लोग को किसी किसी वाला अजीब लगता होगा, पढ़ने में दिक्कत होता होगा, लेकिन इसको बारात आप लोग पढ़िए, बारात। ठीक है, इसका कहानी बताएंगे कभी और। तो हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल को, और मॉडर्न हिस्ट्री का भी आप लोग क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। ठीक है, आप ये वाला चैनल को, बारात लर्निंग चैनल को, एक या तो स्कूल की तरह ले लीजिए, ठीक है, या कॉलेज की तरह ले लीजिए, या ट्यूशन की तरह ले लीजिए। ऐसा चीज ले लीजिए जिसमें कि डेली कुछ ना कुछ, मतलब कि डेली उस चीज से रिलेटेड टॉपिक आएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आपको पता होगा कि दो तीन टाइप का वीडियो हम लोग बना रहे हैं, मतलब कि 2 3 टाइप का चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हौच पौच हो जाएगा। बेल आइकन जब तक क्लिक नहीं किया हुआ रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कब किसका नोटिफिकेशन आ रहा। डेली एक वीडियो आप लोग को मिल जाता, डेली एक वीडियो 8 बजे रात में आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, 8 PM में डेली आप लोग को एक वीडियो देखने को मिलेगा, चाहे वो BPSC का एंशियंट का बात करे, चाहे BPSC का मॉडर्न का बात करे। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके अमेरिका जो सिलेबस का हिस्सा जो है ना, पेपर है आपका जाके पार्ट 3 का हिस्सा है, पेपर 5 6 7। ठीक है, पेपर 7 जो कि अमेरिका का इतिहास है, हम लोग इसको भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जल्द ही फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो फिर हम लोग 2 2 दिन लेके चलेंगे, 2 दिन ये 2 दिन वो 2 दिन वो, 6 दिन खत्म, 1 दिन रिवाइज। ठीक है, तो उस टाइप से हम लोग चलेंगे, एक क्लास की भांति, एक सिस्टमेटिक ढंग के भांति। हम चाहते हैं आप लोग इस चैनल से जुड़ के रहिए। ठीक है, जो भी आता है आप लोग मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो उस टाइप से हम लोग को आगे ले देके पढ़ाई को ध्यान देना है। ठीक है, और कल जो बताए थे कि करंट अफेयर पे विशेष फोकस करना है, सभी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को बोले थे कि कल का वीडियो जरूर देखना है। और सही में कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिए, जो भी इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं पूरा, अगर बिना स्किप के पूरा देख लिए, कल वाला वीडियो जरूर देखिए। कल कुछ स्पेशल कुछ कुछ बताए हुए हैं। ठीक है, हालांकि वो सब बताने का काम नहीं है, वो सब नहीं बताना चाहते हैं। चाहते क्या है, मतलब कि उसे उतना उतना टाइम रहता नहीं है वो सब बताने का। तो कल वो सब बात हुआ है वो सब के बारे में, तो आप लोग कल का वीडियो भी देख सकते हैं। तो हाँ, तो अब मिलते हैं कल, बस बात खत्म। कल मिलेंगे। कल या तो हम लोग करेंगे ये 3 रूलर के बारे में, या तो करेंगे या तो रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। एक क्लास को चलने के लिए रिवीजन करना जरूरी है। तो देखते हैं, ये तीनों भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, जो भी होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। टेलीग्राम में सबको को जुड़ के रहना है। ठीक है, मिलते हैं कल को, धन्यवाद।